गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप सभी को अपने चैनल प्रबोधनम पे स्वागत है। आज 28 जून, साथ में संडे है ना। फादर्स डे सेलिब्रेशन में घर साथ सब मस्त करोगे, लेकिन इसको एज अ डे मत सेलिब्रेट कीजिए सिर्फ कि आज फादर्स डे है तो आज फादर को स्पेशल फील करा दिए वगैरह वगैरह। यार ही इज स्पेशल, क्योंकि जिस पेड़ के पत्ते हैं उस पेड़ के जड़ हैं वो। और आपको भी पता है कि बिना जड़ों के पेड़ सर्वाइव नहीं करता। तो इसीलिए, और क्योंकि पत्तों का एक काम होता है कि फूड, उस वाटर और मिनरल को यूज करके जो जड़ दी है आपको, उससे फूड बनाना, खुद को भी सर्वाइव करना, साथ में पूरे पेड़ को भी सर्वाइव करने में मदद करना। कृपया करके वो जो फूड आप लव एंड रिस्पेक्ट वाला बनाते हैं वो डेली उनको फीड कीजिए, क्योंकि भले ही आपने समानताएं दे रखी हैं कि माता पिता भगवान जैसे होते हैं, लेकिन ऑल द वे दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आल्सो डिजर्व दैट लव एंड रिस्पेक्ट। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने NCERT सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक अगर हम देखें तो हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करा था कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ये हिस्ट्री लिख पाए हैं अभी तक। हिस्टोरियंस की मदद करने के लिए हमारे पास आर्कोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, और इन सभी लोगों ने मिलकर हिस्टोरियंस को मदद करा और हिस्टोरियंस ने अब तक की कहानी बना रखी है। फिर हमने अपने हिस्टोरियंस की हिस्ट्री को स्टडी करा और सेकंड चैप्टर में जाना हमने कि अपना 2 मिलियन ईयर्स अगो से अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स अगो तक की कहानी क्या रही है। तो हमने जाना कि शुरू में जो शुरू के पर्सनालिटीज़ हैं, मतलब 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर जो आपके लगभग 12,000 ईयर्स अगो तक, उनको हमने हंटर्स एंड गैदरर्स के रूप में कैटेगराइज करा था, क्योंकि वो अपने फूड के लिए हंटिंग और गैदरिंग का सहारा लेते थे। उसके बाद हमने देखा कि भाई 12,000 साल पहले कुछ मेजर चेंजेस आए, क्लाइमेटिक चेंजेस आए, जिसकी वजह से जो पर्सनालिटीज़ पहले हंटिंग और गैदरिंग करती थी वो धीरे धीरे फार्मिंग और हर्डिंग की तरफ बढ़ चली। आपने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करी थी। आज की क्लास बेसिकली वो 2 क्लासेस जो हैं उनका एक समराइज्ड क्लास होगा, साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाई चैनल भी तो अपना ही है ना, और अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, जस्ट फन। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और ये देख सकते हैं, इस मैप से शायद आप लोग परिचित हैं। आपने लास्ट क्लास में इस मैप को देखा था। कुछ स्पेशल साइट्स मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बुरज़ाहोम याद होगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, ये सुलेमान एंड करथार हिल्स के आसपास वाला रीजन है। फिर दाऊजाली हेडिंग आसाम में है ना। हंसकी, भीमबेटका, कुरनूल केव्स, ये सारी चीज़ें, ये साइट्स आपको अब तक थोड़ा थोड़ा बैठ चुके होंगे। हम धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ाएंगे तो कोशिश करूँगा मैं कि आप सभी इन साइट से थोड़े ज़्यादा परिचित हो जाएं। अब तक हमने मेहरगढ़ के बारे में बात कर लिया है, बुरज़ाहोम के बारे में बात कर लिया है, आज इवन कुरनूल केव्स के बारे में बात कर लिया, जहाँ पे फायर के एविडेंसेस मिलते हैं हमें, है ना। मेहरगढ़ जहाँ पे फर्स्ट एग्रीकल्चरल एविडेंसेस मिलते हैं, बुरज़ाहोम जहाँ पे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं ना, जहाँ पे पेट हाउसेस मिले हैं, कुकिंग हर्ट्स मिले हैं आउटसाइड एंड इनसाइड द हाउस। तो इन साइट्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बात करा हुआ। आज की क्लास में हमें हंसकी और दाऊजाली हेडिंग के बारे में जानना है। ये 2 साइट्स हैं
क्या इम्पोर्टेंस है इनका हमारे लिए, इनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को जानने से पहले मैं एक बार ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका एक ब्रीफ देना चाहता हूँ, ताकि हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट्स घूमते रहें। अगर आप बुक स्टडी करेंगे तो सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर सुनना चलता है, ओके बहुत बढ़िया, लेकिन जब आप बुक से स्टडी करते हैं तो वो लेक्चर आपको पूरे तरीके से ध्यान में लगता है। इवन बहुत सारी बारीकियाँ ऐसी भी होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद लेक्चर आपको नहीं दे सकता है, लेकिन बुक स्टडी उन बारीकियों को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। और लेक्चर जब आपके दिमाग में घूम रहा होता है तब आप बुक स्टडी करते हैं तो बेस्ट। और ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत बढ़िया है, पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसीलिए ध्यान से लेक्चर को देखें और आगे कंटिन्यूड रहे। बहुत बढ़िया। तो ये मैप आपने लास्ट क्लास में देखा था, ये देख सकते हैं। ये साइट्स बुज़ाहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका, महागारा, कोल्दी हवा, चिराग, ये सारे के सारे साइट्स। मैं चाहूँगा कि आप सभी केयरफुली ऑब्जर्व करें इन सारे साइट्स को, है ना। यहाँ इंडेक्स में कुछ लिखा भी है। ट्रायंगल्स का मतलब है पैलोलिथिक साइट्स हैं, न्यूलिथिक, मेगालिथिक, अर्ली विलेजेस, मॉडर्न साइट्स। तो इनके हिसाब से आप इस मैप को देख सकते हैं। आपको याद होगा पैलोलिथिक एज किसे कहते हैं, मेजोलिथिक किसे कहते हैं, न्यूलिथिक किसे कहते हैं। और आपको ध्यान होगा कि मेजोलिथिक पीरियड में ही वास्ट चेंजेस हमें देखने को मिले थे। तो कहानी वही शुरू से दोबारा स्टार्ट होगी। पैलोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर पैलोलिथिक साइट्स देखने को मिले कि वो उनके जो शेल्टर्स थे वो रिवर्स के या फिर वाटर सोर्सेज के करीब में थे। अब मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ चुके होंगे कि क्यों उनके जो शेल्टर्स थे वो रिवर्स के करीब में थे। और सिर्फ पैलोलिथिक ही नहीं, इवन मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, बाद में और भी जो सिविलाइजेशंस हैं उनके ज़्यादातर साइट्स आपको रिवर्स के किनारे ही देखने को मिलेंगे। उसके पीछे रीज़न इकलौता यही है कि भाई वाटर सभी को चाहिए, जल ही जीवन है। और क्योंकि जल को प्राप्त करने का उस वक्त कोई तरीका नहीं था, वाटर को ऑब्सक्योर करने का कोई और तरीका नहीं है, तो सिंपल सी बात है आपको वाटर सोर्सेज के करीब में रहने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो जो टाइम पीरियड है, इवन बाद के फर्दर टाइम पीरियड्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो जितने भी साइट्स हैं वो ज़्यादातर रिवर्स के या फिर वाटर सोर्सेज के करीब में पाए जाएंगे। अब जस्ट साइट्स को मैं दो पार्ट्स में, बेसिकली दो नहीं 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करना चाहता हूँ। 2 डेफिनेशन हैं और इन 2 डेफिनेशन से तीसरी डेफिनेशन आपको अपने आप मिल जाएगी। याद होगा साइट्स उन रीजन्स को या उन लोकेशंस को कहा जाता था जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट लोगों को कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले हैं पास्ट रिलेटेड। तो उन साइट्स की अगर हम बात करें तो उनको ब्रॉडली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट, हैबिटेशन साइट्स, सेकंड, फैक्ट्री साइट्स, एंड थर्ड, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब हैबिटेशन शब्द का मतलब है कि जहाँ पर रहते हैं वो, तो जिन साइट्स पर पीपल यूज टू लीव ओनली, जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ रहा करते थे, उन साइट्स को हमने कहा हैबिटेशन साइट्स। जिन साइट्स को लोग अपने टूल्स को, वेपन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन साइट्स को हमने कहा फैक्ट्री साइट्स, क्योंकि फैक्ट्री वो लोकेशन होती है जहाँ पे कोई चीज़ बनती है और जहाँ पर वेपन्स और स्टोन टूल्स वगैरह बनाए जाते थे, उन साइट्स को हमने कहा फैक्ट्री साइट्स। अब आप तीसरी डेफिनेशन ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स किन्हें कहते हैं, यानी वो साइट्स जहाँ पे हैबिटेशन भी है साथ में फैक्ट्री भी है, यानी जो हैबिटेशन के तौर पे भी वर्क करेगी साथ में फैक्ट्री के तौर पे भी वर्क करेगी, उन साइट्स को हम कहेंगे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। यानी वहाँ पर लोग रह भी रहे होंगे और साथ में
टूल्स और वेपन्स वगैरह बना भी रहे होंगे। अब ये तीनों डेफिनेशन याद रखना आपको, क्योंकि आगे आपके लिए काम आने वाले हैं। ओके अच्छा, जब बात हो रही है फैक्ट्री साइट्स की और टूल मेकिंग की, तो मैं आपको बता दूँ टूल मेकिंग 2 तरीक़ों से की जाती थी। पहला स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा तरीका था प्रेशर फ्लेकिंग। स्टोन ऑन स्टोन का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर यूज़ करके या फिर हिट करके आपको टूल बनाना है। तो एक हाथ में हमने एक पत्थर ले लिया, दूसरे हाथ में दूसरा, और दूसरे पत्थर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले वाले पत्थर पे हिट कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, वो पत्थर जिस पे आप हिट कर रहे हैं वो टूटने लगेगा और टूट कर कहीं ना कहीं आपको शार्प एजेस दिखने लग जाएंगे। तो वो जो पत्थर टूटेगा जिसमें शार्प एजेस मिलेंगी, वो पत्थर आपका एज अ टूल यूज़ होगा। दूसरा तरीका है प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग का मतलब है कि आपके पास कोई नुकीली चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हड्डी होगी, बोन, नुकीला बोन हो गया, या फिर वुड हो गया जिसको आपने नुकीला करा हुआ है, और उससे आपने पत्थर को खुरचा, स्क्रैप करा, और वो जो फ्लेक्स आपने बनाए वो यूज़ हुआ एज अ टूल। तो आप समझ सकते हैं कि आपने क्या करा है कि पत्थर के ऊपर बहुत सारे फ्लेक्स बना दिए हैं, कुचल लगा दिए हैं, जिसकी वजह से वो पत्थर काफ़ी ज़्यादा नुकीला हो गया और अब आप उसको एज अ टूल यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये 2 तरीके हुआ करते थे। अभी तक के हमारे एविडेंसेस यही बताते हैं कि पहले के टाइम में 2 तरीके से टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। एक था स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग। ये जो 2 टेक्निक्स थे। इसके साथ साथ सवाल आता है कि भाई उस वक्त कौन क्या काम करता था, हु डिड व्हाट। अभी तक हमने जाना कि भाई शेल्टर जो थे जितने भी वो रिवर सोर्सेज के करीब में थे। दूसरा हमने साइट्स की डेफिनेशन देखी कि साइट्स को 3 पार्ट्स में, ब्रॉडली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया। वो 3 टाइप के साइट्स कौन कौन से थे। तो पहला हैबिटेशन साइट, दूसरा फैक्ट्री साइट, तीसरा हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। फिर हमने जाना कि भाई टूल को मेक करने का, टूल बनाने के 2 तरीके हुआ करते थे, स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग। अब सवाल था कि उसको कौन क्या क्या करता होगा। तो अगर हम बहुत अर्ली डेज की बात करें तो उनके एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं। यानी जिस वक्त ह्यूमन बीइंग्स एज अ हंटर और गैदरर एक्ट कर रही थी, उस वक्त के हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं कि, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि उस वक्त इंडिविजुअल लाइफस्टाइल था, हर कोई अपनी ज़िंदगी के लिए जी रहा था, सेटल्ड लाइफ तो थी नहीं उस वक्त। तो उस वक्त के लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं, कोई ब्रॉड आइडिया नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग और आफ्टर मेसोलिथिक पीरियड अगर हम बात करें तो, क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड के बाद से सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी। मैंने आपको याद दिलाया होगा पहले भी कि मेसोलिथिक पीरियड 12,000 ईयर्स अगो से स्टार्ट हुआ और उसी वक्त वास्ट चेंजेस भी आए हमारे इन्वायरमेंट में। तो मेसोलिथिक पीरियड के ड्यूरिंग और उसके बाद सेटल लाइफ स्टार्ट हुई, और उस लाइफ में सेटल लाइफ की एक बड़ी बहुत प्यारी खूबी है कि उसमें लोग ग्रुप्स में रहते हैं, है ना। और जब ग्रुप्स में रहेंगे तो मेल भी होगा, फीमेल भी होगी, बच्चे भी होंगे। तो उन सबका अब सेटलमेंट का मतलब क्या है, ग्रुप का मतलब क्या है, एक पूरा टीम वर्क। तो जब टीम वर्क की बारी आएगी तो सभी को एज अ टीम वर्क करना पड़ेगा, और जब टीम मेट्स के तौर पे वर्क करेंगे सभी, तो सभी का एक पर्टिकुलर काम भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। घर में ही देख लो, घर में अगर किसी घर में आप मान लीजिए आप और आपकी बहन है, तो काम बटा हुआ है कि भाई साहब जो सिस्टर होंगी वो कुकिंग करेंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, बाहर का जो भी काम होगा वो आप करेंगे, ऐसा कुछ। तो ये क्या होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चीज़ अच्छी है, वर्क जब आप वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब एक ही पर्सन खटता नहीं है फिर उसके पीछे, है ना।
तो मैंने ऑलरेडी अभी बताया कि भाई सेटल लाइफ में ग्रुप्स में रहा जाता है। तो पहले के टाइम में या आज के टाइम में भी ये जो फार्मर्स और हर्डर्स जो होते थे, जो कि ग्रुप्स में रहते थे, उनको ट्राइब कहा जाता है। तो मैनी ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। इन ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो इनके अपने कल्चर हुआ करते थे, इनकी अपने म्यूज़िक हुआ करता था, इनका अपना डांस हुआ करता था। आज के टाइम में भी अगर आप ट्राइब्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि इनके अपने जैसे अफ्रीकन सबसे ज़्यादा कॉमन, इवन मेरे टाइम में भी कॉमन है, आपके टाइम में भी चीज़ कॉमन है कि हुल्ला ये क्या है? ये एक ट्राइबल मतलब क्या है, एक किस्म का कल्चर शो कर रहा है। ये नॉर्मल सोसाइटीज़ में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा ना। तो इनके अपने कल्चर हुआ करते हैं, म्यूज़िक, डांस, ये सब इनका अपना है। इसके साथ साथ इनके गॉड और गॉडेसेस को भी अगर आप देखें तो इनके अलग तरह के। तो एवरी ट्राइब हैज सम देयर ओन डिफरेंट कल्चर, देयर ओन गॉड एंड देयर ओन गॉडेसेस, जैसा कुछ। तो अगर हम इस ट्राइब के अंदर जो लोग हैं उनकी बात करें तो वुमेन डू ऑलमोस्ट ऑल द एग्रीकल्चर वर्क्स। जितने भी एग्रीकल्चर वर्क्स हैं वो ज़्यादातर वुमेन करती थी। हमें एविडेंसेस मिलते हैं ऐसा, जैसे कि खेत जोतना, है ना, सीड्स को स्प्रे करना। इनमें जो ज़्यादा हैवी टास्क है वो मेन करते थे, बाकी ज़्यादातर काम औरतें करती थी। आज के टाइम में भी अगर आप गांव में देखें तो यही चीज़ें दिखाई देती है कि क्रॉप्स काटना, थ्रेसिंग करना, है ना, हार्वेस्टिंग करना, थ्रेसिंग करना, ये सब वुमेन का ही काम हुआ करता है। बच्चों का काम प्लांट्स को देखना और साथ में स्मॉल फ्लॉक्स को देखना। प्लांट्स जब क्रॉप ग्रो कर रहा होता है तो भाई उस क्रॉप को बहुत सारे खतरे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनिमल आया उसको खा के चला जाएगा तो फिर आपकी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो उन एनिमल्स को डरा कर भगाने का काम, यानी पेड़ पौधों या फिर क्रॉप्स की रखवाली का काम बच्चे किया करते थे। साथ में छोटे जो झुंड हुआ करती थी उनकी भी देखभाली का काम बच्चे किया करते थे। मेन जो थे वो लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स के बड़े बड़े झुंड को लीड करते थे ताकि उनको खाना मिल सके इन सर्च ऑफ पैस्चर के सर्च में लीड किया करते थे। कौन? तो मेन। तो ये वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई हमारे पास फार्मिंग भी है, हर्डिंग भी है। तो फार्मिंग का ज़्यादातर काम वुमेन करेगी, हर्डिंग का ज़्यादातर काम मेन करेगा, और साथ में जो लुक आफ्टर मतलब जो देखभाली का काम है वो बच्चे किया करेंगे। इसके साथ साथ एनिमल्स की क्लीनिंग, मिल्किंग, पॉट्स मेकिंग, बास्केट्स वोविंग, टूल्स, हट्स प्रिपरेशन, सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग हट्स, ये सब दोनों मिलकर करेंगे। मेन और वुमेन दोनों मिलकर किया करते थे। आज के टाइम में भी ट्राइब्स का एक मुखिया होता है। उस टाइम में भी ट्राइब्स के मुखिया हुआ करते थे। जो उस ट्राइब का सबसे ज़्यादा ओल्ड और एक्सपीरियंस पर्सनालिटी हुआ करती थी उसको लीडर के तौर पे घोषित किया जाता था। ऐसा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि पार्शियलिटी थी कि भाई इसका मतलब जो ओल्ड वुमेन होगी या एक्सपीरियंस वुमेन होगी उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। नहीं, उनको रिस्पेक्ट भी रिवॉर्ड किया जाता था, दिया जाता था। ठीक है, तो पार्शियल सिस्टम नहीं था ऐसा कुछ। ऐसे एविडेंसेस हमें नहीं मिलते। यार इतनी थॉट भी नहीं थी पार्शियलिटी वाली उस वक्त। ये थॉट तो हमने क्रिएट करी बाद में। ओके, तो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि हम दो साइट्स के बारे में बात करेंगे। एक हंसकी है और दूसरा डाउज़लिंग हेडिंग है। तो हंसकी मैंने आपको बताया था कि भाई फैक्ट्री और हैबिटेशन साइट्स को याद रखना है। और अभी आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट आपकी जो हंसकी है उसको फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट का एविडेंस मिला है। इसका मतलब एविडेंसेस वहाँ के मिले हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे लोग रहते भी रहे होंगे और साथ में टूल मेकिंग का भी काम करते रहे होंगे। हंसगी
अगर आपको याद नहीं है वो लोकेशन तो मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा हंसकी, ये रहा, ये एक पैलियोलिथिक साइट है ना। तो आप देख सकते हैं हंसकी, देख सकते हैं, ये रहा हंसकी, है ना। तो ये एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। ओके, इसके अंदर मतलब क्योंकि ये पूरा लोकेलिटी जो है ये छोटे छोटे साइट्स में बटा हुआ है, तो ज़्यादातर साइट्स इसके स्प्रिंग्स के किनारे देखने को मिलेंगे। स्प्रिंग्स एक किस्म के वाटर सोर्सेज होते हैं। स्प्रिंग का मतलब होता है कि अगर किसी लोकेशन पे अंडरग्राउंड वाटर सिप आउट कर जाए, बाहर निकल जाए, तो उस लोकेलिटी को हम स्प्रिंग कह देते हैं। तो वो जो स्प्रिंग है वो एक किस्म का क्या वाटर सोर्स है। तो उस वाटर सोर्सेज के आसपास ही ज़्यादातर साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। और वहाँ पर जो टूल्स मिले हैं उन एविडेंशियल तौर पे अगर हम देखें तो वो जो टूल्स हैं वो लाइमस्टोन के बने हुए हैं। अब सर लाइमस्टोन के क्यों बने होंगे, तो अब आप समझ सकते हो कि भाई लोकली अवेलेबल था वो लाइमस्टोन, वहाँ पे बहुत मात्रा में मिलता है, इसीलिए वहाँ के जो टूल्स हैं वो लाइमस्टोन के मिले हुए मिलते हैं। दूसरा लोकेलिटी, दूसरी साइड जो है वो है डाउजाली हेडिंग। डाउजाली हेडिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली के हिल्स पर है। मैं आपको दिखा दूँ डाउजाली हेडिंग, ये आपके असम वाले लोकेशन में पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये आपका डाउजाली हेडिंग है ना, ये रहा। तो ये लोकेशन ध्यान रखना है। ये कुछ लोकेशन जो है ना ये आपको बड़े काम किए हैं, ये आपके लिए अभी के टाइम काम किए हैं। ये बाद में धीरे धीरे जब आप और भी आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आपको ये लोकेशन समझ में आएंगे कि मतलब किस तरीके से लोगों का शिफ्टिंग चल रहा है, ये आपको समझ में आएगा। भाई हिस्ट्री तो क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, उसको समझना है ना हमें। तो हमें क्या मिलता है, हमें एविडेंसेस मिलते हैं। उन एविडेंसेस को जोड़ कर हम पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं कि शुरू से लेकर अब तक क्या रहा होगा। तो उसके लिए हम अगर साइट्स को ध्यान रखें तो पता चले कि भाई लोग शिफ्ट कर रहे हैं, किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। अब भी आगे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि शिफ्टिंग चल रही है, कैसे शिफ्टिंग चल रही है, कहाँ से लोग कहाँ की तरफ जा रहे हैं। ये बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि हाँ हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे एविडेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर हम डाउजाली हेडिंग की बात करें तो यहाँ पर स्टोन टूल्स जो मिले हैं और साथ में हमें मोटार्स एंड पेस्टल्स मिले हैं। आपको याद होगा मोटार्स एंड पेस्टल्स जो हैं वो न्यूलिथिक एज के टाइम में मिले थे, बनाए गए थे, डिस्कवर किए गए थे। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि भाई डाउजाली हेडिंग जो है वो पैलियोलिथिक साइट नहीं है, मेसोलिथिक साइट नहीं है, वो एक किस्म की न्यूलिथिक साइट है। यानी यहाँ पर लोग बाद में आए हैं, है ना। लेकिन वही अगर हम बात करें पैलियोलिथिक की, ये आपके भीमबेटका की, तो यहाँ पर लोग रहते थे हंटिंग और गैदरिंग करते वक्त, यानी ये पैलियोलिथिक साइट थी। तो समझ सकते हो कि भीमबेटका में पहले लोग रहे होंगे, बाद में डाउजाली हेडिंग में रहे होंगे, है ना, क्योंकि एक न्यूलिथिक साइट है, न्यूलिथिक पीरियड बाद में आया है, ओके। इसके साथ साथ जो यहाँ पर स्टोन टूल्स मिले वो ज़्यादातर ज़ेडाइट स्टोन के बने हुए हैं और ये स्टोन चाइना से इंपोर्ट होता था। आप समझ सकते हो कि उस वक्त भी इंपोर्टेशन चलता था, इसका मतलब कि ट्रेडिंग उस वक्त भी शायद चल रही होगी, या फिर हो सकता है कि भाई लोग घूमने फिरने गए होंगे उधर, या फिर उधर से लोग घूम फिर कर आ रहे होंगे तो उधर से पत्थर वगैरह लेकर आए होंगे। इसके साथ साथ जो टूल्स हैं वो फॉसिल वुड के और साथ में पॉटरी के बने हुए हैं। फॉसिल वुड का मतलब क्या होता है, तो कोई बहुत पुराना वुड है जो कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया है, स्टोन की तरह हो गया है, तो उसको हम कहेंगे फॉसिल वुड। तो जो टूल्स हैं वो ज़्यादातर टूल्स इस लोकेलिटी पे आपके फॉसिल वुड के मिले हैं और साथ में पॉटरीज के बने हुए हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा साइट पहले का है, कौन सा साइट बाद का है, या फिर पहले क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, बाद में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं।
तो इसके पीछे एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये है 21 जून, 22 जून और 23 जून। आपने 21 जून को कुछ चीज़ें फेंकी धरती पे, 22 जून को भी आपने कोई चीज़ें फेंकी। लेट्स से 21 जून को आपने सब्जी के छिलके फेंके थे, 22 जून को आपने पेपर फेंका, 23 जून को आपने प्लास्टिक फेंका। तो और बाई चांस इसको कवर कर देते हैं, तो जब आप खुदाई करेंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या मिलेगी? प्लास्टिक मिलेगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद और खुदाई करेंगे तो क्या मिलेगा? पेपर्स मिलेंगे। इसके बाद और खुदाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? उसके बाद आपको सब्जी के छिलके मिलेंगे। तो इसका मतलब ये कि जो चीज़ें बाद में हुई हैं वो अपर स्टेजेस पे होते हैं, अपर लेयर पे होते हैं, और जो चीज़ें पहले हुई हैं वो लोअर लेवल पे होती हैं। तो हम जब खुदाई करते हैं, एक्सकवेशंस करते हैं, तो हमें जो चीज़ें ऊपर मिलती हैं हम समझ जाते हैं कि ये बाद की चीज़ है, और जो चीज़ें हमें बहुत नीचे मिलती हैं वो समझ आते हैं कि वो बहुत पहले की चीज़ है। तो अब आप समझ सकते हो कि हमें कैसे पता चलता होगा कि पैलियोलिथिक टाइम में इस लोकेशन में क्या रहा होगा, मेसोलिथिक टाइम में इस लोकेशन में क्या रहा होगा, न्योलिथिक टाइम में इस लोकेशन में क्या रहा होगा। ये हमें किस तरह से मिलता है? तो माउंट्स जो होते हैं उनकी खुदाई की जाती है, एक्सकवेशंस किए जाते हैं। एक्सकवेशन करने के बाद जो अपर लेवल्स हैं उनसे पता चलता है कि ये बाद की चीज़ें हैं। जो लोअर लेवल्स हैं या बॉटम मोस्ट लेवल्स हैं उनसे पता चलता है कि ये बहुत पुरानी चीज़ें है ना। इसके साथ साथ आप ये फ्रांस की केव पेंटिंग देख सकते हैं। ये रहा, जो कि ओकरे एंड चारकोल का बना हुआ है। ओकरे एक किस्म का आयरन ओर होता है, या फिर एक रॉक है जिसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम ओकरी कहते हैं। तो उसको यूटिलाइज करके बनाया गया है। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे केव पेंटिंग्स में, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि केव पेंटिंग्स में ज़्यादातर आपको रेड एंड ब्लैक कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये केव पेंटिंग देख सकते हैं है ना, शायद 2 सांड हैं है ना। ओके, तो इन केव पेंटिंग्स में ज़्यादातर वाइल्ड एंसेस्टर्स मिले हैं एनिमल्स के। फॉर एग्जांपल हो गया बिसोन हो गया, डियर हो गए है ना। इनकी वाइल्ड प्रजातियाँ, जंगली प्रजातियाँ, इनकी ही फ़ोटोज़ ज़्यादातर मिले, क्योंकि उस वक्त भाई सेटल्ड लाइफ तो थी नहीं, डोमेस्टिकेशन बाद में हुआ है। तो जो चीज़ें उन लोगों को दिखाई दी होंगी उन चीज़ों को उन लोगों ने ड्रॉ करा। तो भाई पहले के टाइम में सभी जंगली थे, धीरे धीरे उनको पालना स्टार्ट किया। तो डोमेस्टिकेशन तो बाद में हुआ है ना। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थोड़े जेंटल किस्म के एनिमल्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स एकदम खूंखार टाइप के। तो जो वाइल्ड एंसेस्टर्स थे उनकी फ़ोटोज़ ज़्यादातर आपको, उनकी पेंटिंग्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ये फ्रांस की केव पेंटिंग है, देख सकते हैं। और इसी तरीके से एक न्यूलिथिक साइट है कैटल ह्यू, जो कि टर्की में है, देख सकते हैं। ये कैटल ह्यू जो कि न्यूलिथिक साइट है। न्यूलिथिक साइट आप समझ सकते हैं कि वो साइट जहाँ पे न्यूलिथिक टूल्स यूज़ किए गए हैं। न्यूलिथिक एज में याद होगा कौन से टूल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही फाइन पॉलिश्ड टूल्स होते हैं। उन टूल्स के एविडेंसेस यहाँ पर मिले। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये साइट बाद में बसी है, ये लोकेशन को बाद में लोगों ने यूटिलाइज़ करा है, क्योंकि यहाँ पर जो टूल्स मिले हैं वो बाद के टूल्स मिले हैं। तो इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्ट्स के एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लिंट सीरिया से, काउरीज रेड सी से, शेल्स मेडिटेरेनियन सी से, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बैक पर लाई जाती थी, इधर अपने और एनिमल्स के। अब आज के लिए आपके पास होमवर्क ये है कि आपको फ्लिंट, काउरीज और शेल्स इनका मतलब ढूंढना, और ये जो सीरिया, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी है इसको वर्ल्ड मैप पे देखना है।
क्योंकि टर्की एक इंटरनेशनल लेवल की कंट्री है ना, ये अपने अंदर का पार्ट नहीं है, इंडिया के अंदर का पार्ट नहीं है, टर्की बाहर का पार्ट है, और ये फ्रांस भी बाहर का पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वर्ल्ड मैप पे इन दोनों लोकेलिटीज़ को ज़रूर देखें। इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया बनेगा कि भाई ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं चल रही थी, कि हिस्ट्री तो पूरे वर्ल्ड की, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही लोग रहे होंगे ना। तो हम तो अभी क्लास 6 के हिसाब से सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, लेकिन उसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड के किसी और पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा होगा उसका भी एक छोटा सा आइडिया तो लगा ही सकते हैं। तो ये टर्की और फ्रांस को लाने के पीछे रीज़न ये था कि आप केव पेंटिंग देख सकें, जिससे आपको पता चले कि भाई फ्रांस की जो केव पेंटिंग है वो आपको पैलियोलिथिक एज के बारे में बताएगी, और ये जो टर्की का ये जो कैटलह्यूक वाला रीजन है ये आपको नियोलिथिक साइड के बारे में बताएगी। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और अभी तक आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इनकी एक समराइज, और इसके आगे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे देना था वो मैंने दे दिया। अब हम आगे इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे, और आई होप आप सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। और साथ में एक और चीज़, भाई कोरोना टाइम, सेफ रहने का टाइम है, घर का टाइम है, स्टे होम, स्टे हेल्दी, घर पर न्यू क्रिएटिविटीज़ कीजिए। और एक और चीज़ यार, आज आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आपने फादर्स डे के लिए क्या करा स्पेशल। ओके, थैंक यू।